देखती आंखों सुनते कानों झड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह खैर। या अल्लाह, ये आज बारबी के खालू वाला क्यों कोट पहन कर आए? लेकिन वासिफ भाई आज आपको पता ही है कि ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए आज जब मैं हैप्पी होता हूँ ना फिर ये कोट पहनता हूँ। मगर ये कमाल रंग है, ये आपने कहाँ से निकाला है? ये मैंने पेटी के सबसे निचली तह से निकाला है। लग भी रहा है ये। निकल नहीं रहा था, पेटी उल्टी की थी या चार बंदे न खड़काई फिर आज चुमड़े हुए हैं बिल्कुल। मगर ये मजे की बात है कि आपने इतना रंग पहना हुआ है और उन्होंने आज बिल्कुल ही प्रोटेस्ट में रंग उड़ा दिए सारे। लेकिन आज बहुत खुश हैं, है ना? क्यों? कमेटी निकली है सर 1300 रुपए की। अच्छा, हाँ जी, और ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ 200 रुपए ਦੀ आइसक्रीम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। लीजिए में बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। रिसेंटली पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपी बनी है मोहतरमा सलमा भट्ट। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान मॉडल एंड नाउ एन एक्टर जनाब उमैर कुरेजा। वेलकम टू द शो जी। आज मैंने बड़ी कोशिश की कि शख्सियात के ऊपर कोई शेर लिखूं सर, लेकिन हालात मेरे सामने थे पाकिस्तान के, तो उस पर एक शेर लिखा है सर, आपकी नज़र है। मकरूज के बिगड़े हुए हालात की मानद, मजबूर के होंठों पे सवालात की मानद, दिल रोज से जाता हूँ दुल्हन की तरह मैं, गम रोज चले आते हैं बारात की मानद। जो पतंग मैंने उड़ाए थे अभी तक तने हैं, बालों की फिक्र ना करें अभी भी गने हैं। कैंपेन तो आप बड़े मियाँ साहब की कर रही थी बाजी, ये छोटे मियाँ साहब वज़ीर आज़म कैसे बने हैं? सलमा जी बात बिल्कुल सही है। आप लोगों पर इल्ज़ाम है कि आपने अवाम को धोखा दिया, आपने इलेक्शन के अंदर उनके साथ फ्रॉड किया और आप लोग इसके बाद यहाँ तक पहुँच गए क्योंकि आपने वादा किया था कि मुल्क को नवाज दो और आखिर में शहबाज दे दिए। ये हमारे साथ आपने क्या किया? मैं हमारे पैसे वापस कर लूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये सवाल है आपका? ये सवाल है हमारा बाकायदा। जी मेरा ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं और जो पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, वो दोनों उनके ही नामज़द किए हुए और वो बिल्कुल हमारे साथ हैं। और हुकूमती जो हमारे फ़ैसले होंगे उन सब के अंदर नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल राय भी होगी, क्योंकि वो माजी के 3 दफ़ा के पाकिस्तान के कामयाब तरीन वज़ीर आज़म रह चुके हैं। एक ऐसे वज़ीर आज़म जिन्होंने मुल्क को बार बार जब मुश्किलात में था मुल्क तो उसका हल निकाल कर दिया। मगर और सलमा जी अगर ये बात है तो फिर उनको ही वहीं पे बिठाते जहां हमें कहा गया था। अब वो दोनों को चलाएंगे ना, वज़ीर आला को भी वज़ीर आज़म को भी। तो वो प्राइम मिनिस्टर बन के भी कर सकते। चाबी आना कौन है? तो चाबी इसलिए उनके पास है कि पाकिस्तान की खुशहाली की और तरक्की की चाबी उनके पास है। तो इसलिए आई थिंक उनसे ज़्यादा तजुर्बा और उनसे ज़्यादा मौजू जो हिकमत अमली और जो विजन हो सकता है वो किसी और सियासतदान के पास इस वक्त नहीं है। ये बात थी तो ये बात इलेक्शन से पहले हमें क्यों नहीं कही? ये बात इलेक्शन से पहले बड़ी वाज़ेह तौर पर भी आपने आखिरी दम तक हमें मुल्क को नवाज दो करते रहे। अभी भी हम ये कहते हैं, हमारा नारा है कि इस मुल्क को नवाज दो। इस मुल्क का हल जो है वो नवाज शरीफ के पास है। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक है तो मैं ये बात कह रही हूँ। अगर आप 2013 का वक्त याद करें जब 22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, जब यहाँ पे कोई ऐसी गली कूचा बाजार नहीं था जहाँ पे दहशत गर्दी की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते थे, जब हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 3% से नीचे था, तो तब भी जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो कहा जाता था कि मुल्क बहुत मुश्किल तरीन हालात में, तो शायद इस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। और सब ने देखा कि 3 से 4 साल के अरसे में हमारी लोड शेडिंग 0 पर गई और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग 2017-18 में याद करें नहीं होती थी। और बिजली के यूनिट के जो नर्ख थे वो भी रेट जो था 11 रुपए का यूनिट होता था। दहशत गर्दी भी ख़त्म की और जीडीपी ग्रोथ जो है उसको 6% पर लेकर गए। तो वो उसके पीछे नवाज शरीफ की विजन भी था, हिकमत अमली भी थी। इन्नी तारीफ हुण ना करो भी एमपी के ते तुसी बाणी गए जे। मगर आई विल स्टॉप यू हियर। आई एग्री विद आपने जो सब कुछ कहा मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के बारे में, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस सब से। मुझे ज़रा शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के स्टेटिस्टिक्स बताइए। 16 महीने के? जी मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी, बहुत मुश्किल वक्त था दोबारा। और उस वक्त जो हुकूमत जब चेंज हुई थी अदम एतमाद की सूरत में और जब इमरान खान साहब आए थे,
میں ایک منفی میں تھا. مارچ 2022 میں GDP کیا تھا؟ میں 1 سمتھنگ تھا جو ایک منٹ میری بات سن لیں. اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. نہیں وہ کہا کہ چھوڑیں, آپ مجھے نچوڑ بتائیے آخر میں. آپ کو نچوڑ بتاتے ہیں. ہم شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کمپیریزن کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ کمپیریزن کرنا ہے تو آپ ایسے کمپیریزن کریں کہ جب نواز شریف صاحب 2017 میں گئے تھے 6% پہ 2018 میں گروتھ ریٹ چھوڑ کر گئے تھے, اس کے بعد ود ان 2 ایئرس ہمارا گروتھ ریٹ منفی میں چلا گیا تھا, منفی 1.1 اور 2 پہ چلا گیا تھا. اچھا اس کے ساتھ جو 3-4 سال عمران خان صاحب کمپیریزن دیتے رہے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں, وہ منفی سے دے رہے تھے. عمران خان کی بات ہی نہیں کر رہا. میں کر رہی ہوں, آپ نہیں کر رہے, پر میں کر رہی ہوں. مگر سلمہ آپ کے ذہن سے عمران خان کیوں نہیں نکل رہے؟ میرے ذہن میں عمران خان نہیں ہے. آپ مجھے جب موازنہ پوچھ رہے ہیں, دو میاں صاحب کے کمپیریزن پوچھو, خان صاحب کہاں آگے؟ دو میاں صاحب کے کمپیریزن میں یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں, جو انہوں نے 16 مہینے کی PDM کی حکومت کو کی, جو آگے شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم رہے, دیکھیں اس 16 مہینے میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارا IMF کے ساتھ پروگرام بند ہو چکا تھا جو ہمیں مکمل کرنا تھا. ہمیں یہ کہہ کر حکومت دی گئی تھی سری لنکا بنے گا, ہمیں یہ بتا کر حکومت دی گئی تھی کہ یہاں پہ ڈیفالٹ ہوگا. تو 16 مہینے میں شہباز شریف کی اس PDM کی حکومت کے ساتھ جو کارکردگی ہے, ہم اس کو منفی نہیں کر سکتے. وہ اسی کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ دوبارہ IMF کا پروگرام بھی شروع ہوا. اس کے بعد ہمارے جو بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات تھے, چاہے UAE ہو, چاہے قطر ہو, سعودی عرب ہو, چائنا, اور جو CPEC رول بیک ہو گیا تھا اس کو واپس لانے کی بات ہو, وہ سارا کچھ جو جگہ جگہ جا کر شہباز شریف صاحب نے واقعی اپنے ملک کے لیے بہت کوشش کی, جو خارجی تعلقات بحال کیے, اس کا نتیجہ یہ نکلا. ہم یہ مانتے ہیں کہ 16 مہینے میں مہنگائی بڑھی ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ 16 مہینے میں مشکلات بڑھی, لیکن ہمارے پاس 2 راستے سے. ایک یہ تھا کہ ہم وہ حکومت نہ لیتے اور اپنی سیاست بچا لیتے, اور ہمارا گراف بہت اوپر جا رہا تھا سیاست میں جب عمران خان کی کارکردگی سے ساری عوام دل بھر چکی تھی. لیکن وہ سب بیڑا اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2024 میں ہم الیکشن کرانے کے قابل ہوئے. ہم آج پاکستان کو پاکستان کہتے ہیں, ڈیفالٹڈ پاکستان نہیں کہتے. آج ہم پاکستان کے اندر 2024 میں دوبارہ الیکشن کے بعد ایک حکومت لانے میں کامیاب ہو سکیں, اس کے پیچھے PDM کی 16 مہینے کی حکومت کی کاوش ہے, جس کا جو کریڈٹ آسان لفظوں میں شہباز شریف صاحب کے 1.5 سال اور میاں صاحب کے 2013 سے لے کے 16 تک 3-3.25 سال, ان دونوں میں سے بہتر کون سے ہیں؟ 2013 سے 17 والے. تو وہ والے کیوں نہیں ہمیں دوبارہ دیے؟ وہ دوبارہ آ گئے ہیں. نہیں مطلب PM تو نہیں آئے نا. نہیں وہ آئے ہیں. بھائی جان سائڈ پہ جو وہ آ رہے ہیں, دوبارہ آ رہے ہیں. ارے یار نہیں یار, مجھے ہم نے میاں صاحب کے لیے کیا تھا, یہ کیا بات ہوئی یار؟ نہیں میاں صاحب ہی ہیں, اور میاں صاحب کی آپ دیکھیں گے, آپ دیکھ لینا ایک یہ تو بالکل آپ وہ والی بات کر رہی ہیں کہ رشتے والے دن تصویر کسی اور بھائی کی دکھائی تھی, آخر میں دولہا بن کے دوسرا بھائی آ گیا. اجی سلمہ قوم نہ خطاب کرے تو عمیر بھائی سوچ رہے میری نویاں جراباں ضائع ہو گئی. نہیں یار عمیر صاحب آپ بتائیں. واسف صاحب بیسکلی میرا یہ تھا کنسرن تھا محترمہ سے. دیکھیں جو میرا اپنا, میں نے کیونکہ میجر کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں, ٹھیک ہے, دیکھیں میں نے اینڈ پہ کنکلوژن یہ نکلی ہے, سیاست دان اپوزیشن میں ہو رہے ہیں, اقتدار میں ہو رہے ہیں. اچھا جو ان کے اپوزیشن کے نعرے تھے, ووٹ کو عزت دو, یہ ہو گیا, فلانا چور فلانا ڈھینگ, اب کیا ہوا, سارے مل کے بیٹھ گئے, صوبے آپس میں بانٹ لیے, اوپر تم آ جاؤ نیچے میں بیٹھ جاتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ کا منشور اب سیم ویسے ہوگا. آپ عرض کر رہے تھے شہباز شریف صاحب PDM کی حکومت بنائی, اب یہ دوبارہ آ گئے. جب ان کا منشور دوسری پارٹیوں سے الگ ہے, PMLN کا منشور ہے کہ اداروں کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, بہتر کام کریں گے. پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. اینڈ پہ کنکلوژن یہ نکلے گی, پھر یہ کہیں گے ہم سے نہیں ہوا, ہمارا منشور نہیں تھا, ہماری سیٹس نہیں تھی. پہلی بات ہے ان کی جو حکومت بنی ہے, اب دیکھیں سب سے پاکستان کی ترقی کسی پارٹی میں نہیں ہے, صرف جمہوریت میں. اب دیکھیں جمہوریت میں جو میجورٹی سیٹس آئیں انہیں آپ نے حکومت نہیں بننے دی, تو آپ کے کہاں گئے جمہوریت کے دعوے؟ آپ نے وہی کام کیا جو گزشتہ کئی سالوں سے ہوتا ہے. انہوں نے سال بعد پھر کہ وہ ہماری تو حکومت نہیں, حکومت نہیں. یہ تو آپ دیکھیں ساتھ والے گیسٹ سے ہی بول دیا, میں نے تو ان سے کہا بھی نہیں تھا. میں ساتھ والے گیسٹ کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گی. جی جی ایسی ضرور. بات نہیں ہے. یہ ویسے بائی دی وے ماڈل ایکٹر ہیں آپ, کہیں بالکل 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 سنی اتحاد کونسل کے سمجھ کے جواب نہ دیجیے گا. پہلی بات یہ کہ جو جمہوریت ہوتی ہے نا, جمہوریت کے اندر سیاسی جماعتوں کو حکومت بنانی چاہیے اور الیکشن سے بنانی چاہیے, ٹھیک ہے. اور الیکشن کے اندر بالکل یہ ہوتا ہے کہ جس کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں اس کا پہلا حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت بنائے, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ سیاست ایک ادارہ ہے, یہ ہمارے ہاں ایسے بات نہیں کی جاتی سیاست کے بارے میں. سیاست ایک انسٹیٹیوشن ہے جیسے کوئی بھی ہو, جیسے جوڈیشری ہے, جیسے میڈیا ہے, جیسے فوج ہے, جیسے کوئی بھی اور ادارہ جیسے ہوتا ہے نا, سیاست بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے.
ہمارے ہاں سیاست کو کبھی انسٹیٹیوشن بننے نہیں دیا گیا. انسٹیٹیوشن بنتا ہے اب اس کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک کنسنسس ہوتا ہے. ایسے ہی جو سیاست کے اندر مختلف پارٹیز ہیں وہ سب ایک کمیونٹی ہیں, ان سب کو اکٹھا بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف ان کو دشمن کی طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے آپس میں دشمن اور پھر ملک میں جو بھی برا ہوا ہے اس کا ذمہ دار, ایسا نہیں ہوتا. اور سیاست کو اکٹھا ہونے کے لیے, کمیونٹی بننے کے لیے, انسٹیٹیوشن بننے کے لیے سیاست میں کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ بہت بدحال ہو گئے ہیں. ہماری بدحالی جو معاشی ہے وہ تبھی ٹھیک ہوگی جب ہماری سیاسی استحکام ہوگا. تو سیاسی استحکام کب آئے گا؟ اگر جب ہم 4 سیاسی پارٹیاں ہیں اور وہ آپس میں ملنا نہیں جانتی, بیٹھنا نہیں جانتی, ہاتھ ملانا نہیں چاہتی, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کر سکتی, ملک کے لیے کوئی بہتر حل نہیں نکال سکتی, تو استحکام کیسے لے کر آئیں گے ہم؟ کیا ڈنڈوں سے استحکام آئے گا؟ کیا ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے استحکام آئے گا؟ کیا ایسی گفتگو اور زبان پارلیمنٹ کے اندر, جیسے کل ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا میں سنی ایک ممبر کی ایک دوسری پارٹی کی خاتون ممبر کے بارے میں, کیا یہ گفتگو پاکستان کو آگے لے کر جائے گی؟ کیا معیشت بحال کرے گی؟ کیا سیاسی استحکام لائے گی؟ کیا یہ رویہ جو جس میں صرف ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں, مقابلہ کرنا ہے, سیاست میں مقابلہ ہوتا ہے, سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی, سیاست میں رواداری ہوتی ہے, سیاست میں نفرت نہیں ہوتی, سیاست میں اشتعال انگیزی نہیں ہوتی, سیاست میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پہ آگے چلنا جانتے ہیں. یہ ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, اور یہ ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے نا. سیاسی پارٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی پارٹی کوئی کولیجن بناتی ہے, اور اس میں بھی دیکھیں ایک فرق ہے, پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب جب کولیجن بنا رہے تھے کہتے تھے کپتان نے وکٹیں گرا دی, اس کی سیاسی حکمت عملی ہے. یہ دیکھنے کا نظریہ, ایسے ہی سارے لوگ ایسے باتیں کرتے تھے. اچھا وہی کام جب کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے, یا فار ایگزامپل بالخصوص مسلم لیگ نون کرتی ہے, کولیجن بناتی ہے, دیکھا یہ جمہوریت کے خلاف چلے گئے. ان کا کام ہی ہے آپس میں گٹھ جوڑ کر لینا, یہ لوگوں کو ساتھ ملا لیتے. بھائی سیاست میں اگر آپ 4 بندے نہیں اپنے ساتھ بٹھا سکتے تو آپ کیسے سیاستدان ہیں؟ آپ کیسے سیاستدان ہیں؟ یہ دیکھیں واسف ہے, کمیونٹی تب یاد آتی ہے جب اقتدار ہو. لڑکانہ کی سڑکوں پہ آپ نے گھسیٹنا تھا, اپوزیشن میں آپ ایسے بن جاتے ہیں. ابھی جو سپیچز آپ کی دیکھ لیں ریسنٹلی والی, آپ نے سندھ میں خاتمہ کر دینا تھا پیپلز پارٹی کا, آپ نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, لیکن ہمیشہ کمیونٹی ایک تو یہ ظالم اس عوام کو گھسیٹنے والا جملہ ہی نہیں بھول رہا, وہ بندہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے. اس میں دیکھیں سیاست میں ہر طرح کی مثالیں, سیاست میں گھسیٹ گھسوٹ بھی ہوئے. ایک منٹ, نہیں, ہم جب پی ڈی ایم میں ساتھ تھے ہم ہمیشہ ایک بات کرتے تھے, میں پچھلے 16 مہینہ کی بات کری کہ الیکشن آئے گا تو ہم سب الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ویسے سلما جی بڑی عجیب سی بات ہے, الیکشن آئے گا تو ہم گھسیٹ دیں گے, الیکشن نہیں آئے گا تو ہم جھٹی مار لیں گے. واسف بھائی یہ جمہوریت ہی ہے جس میں یہ گنجائش ہے کہ جب آپ الیکشن آتے ہیں تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, اکھاڑے میں آتے ہیں, کوئی اور مجھے لا کے دکھائیں اس طرح. ایک منٹ, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, یہ نیگیٹو رویہ نہیں ہے. اس کو ہم پورٹرے کیسے کرتے ہیں, کیونکہ سیاستدان ہے, ہمارے ہاں عام رویہ یہ ہے, سیاستدان ہے گالی بھی دے دو, سیاستدان ہے کرپٹ بھی کہہ دو, سیاستدان ہے چور بھی کہہ دو, سیاستدان ہے جو مرضی کہہ دو, گھسیٹ بھی دو. آپ کسی اور کو یہ سارا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کسی اور کو کبھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں اس ملک میں؟ آپ کبھی کسی کا نام بھی نہیں لیتے لوگ یہاں پر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو یہی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے ساتھ, اپنی اپنی انڈیویجول حیثیت کے ساتھ آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرتی ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے. اور الیکشن لڑنے کے بعد اگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کولیجن بناتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتی, الزام تراشی کا جواب الزام تراشی سے دو, لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ہمیں ایسی مثالیں دینی پڑتی ہیں, کیونکہ اگر ہم نہ دیں تو کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس تو کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے بھی مثال دی کہ گھسیٹنے کی مثال دی, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں, جن کو عمران خان نے کہا تھا یہ غدار ہے اس ملک کا, عمران خان نے کہا اس کی نقل اتاری تھی کہ یوں چادر لے کے عورتوں کی طرح جاتا ہے اور تقریر کرتا ہے. آج عمران خان کی پارٹی نے محمود اچکزئی کو صدر نامزد کیا ہے, کس منہ سے کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جو پرویز الہی تھے, جن کو عمران خان صاحب کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, اس پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو سپیکر بھی بنایا اپنی حکومت میں, اس کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا اپنی حکومت میں, آج بھی اس کو اپنا ہیرو کہتے ہیں. تو یہ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ایسے جواب لیں گے, ورنہ میں اس طرح کی سیاسی بحث نہیں کرنا چاہتی. مجھے لگتا ہے ہمیں ایسی سیاست کی ضرورت ہے جو ایشوز پہ بات کرے. ہماری عوام کے ایشوز ہیں. دوسری طرف ریئل ٹائم ایشو یہ ہے 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے,
रियल टाइम इश्यूज ये है कि हमारा 10 करोड़ के करीब आबादी का हिस्सा बिलो पॉवर्टी लाइन चला गया है। हमारे रियल टाइम इश्यूज ये हैं कि हमारे यहाँ बिजली का जो यूनिट का रेट है 65 रुपए हो चुका है। रियल टाइम इशू ये है कि गैस के बिल लोग नहीं भर सकते, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, अस्पताल से फ्री दवाई नहीं मिलती। हमारे सेवरेज के मसाइल ये हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं। इचरा में हमने देखा हम तशद्दुद पसंद मुआशरा बन चुके हैं। हमारे रियल टाइम इश्यूज की इतनी लंबी तफसील है, जो इस मुल्क का हल है भाई, इस पे बात करो, इस पे काम करो, इस पे तवज्जो करो। ये क्या मुकाबला है कि आपने कहा था उस सड़क पे यूं करेंगे, आपने कहा था उसको ये आमों की पेटी ले ली, आपने ऐसी बातों में उलझ के और उलझा के झूठा फेक प्रोपेगेंडा करके, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके, एब्यूसिव रवैया रख के, धमकियां देकर आप ना हुकूमतें चला सकते हैं, ना मुल्क संवार सकते हैं। और इसी से कौमों की जो सोच है उसके अंदर जब आप तंग नजरी और तंग दिली पैदा कर देते हैं तो फिर कौमें जो हैं वो खराब होती हैं, तबाही की तरफ। मुझे लगता है उसमें बुखारी साहब मिनिस्टर बन जाना ते अपनी तकरीरां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ मगर देखे जज्बा है वो। सलमा कितना अरसा हो चुका है आपको असेंबली के अंदर? मैंने पिछले टेन्योर में 2 साल गुजारे थे और अभी ये इंशाल्लाह शुरू हो ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, सलमा जी, आप सियासत के अलावा ड्रामाज या मूवीज देखते हैं, और अगर देखते हैं तो किस एक्टर की? ਅੱਧੀ ਕੁ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। कोई देखती वैसे? दिस इज वेरी वेरी वीक एरिया ऑफ माई लाइफ। मैं चाहती जरूर हूँ लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाती। आखिरी कब देखी थी आपने? क्या चीज? कोई सीरीज, फिल्म, कुछ ड्रामा? ਕੰਪੇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ कैंपेन तो भी बहुत पहले। देखा ना? नहीं जी, एक्चुअली टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पिछले 1-1.5 साल से तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा काम होता है कि मैंने नहीं देखी कोई देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं देखी मैंने, सॉरी। होए। और उससे पहले देखती थी? हाँ, पहले कभी स्टूडेंट लाइफ में देखी मैं बहुत छोटी उम्र में काम में पड़ गई थी। तो अब ये स्टूडेंट लाइफ आपकी कब थी, हमें क्या पता? वो जी 20 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। 20 साल पहले? हाँ। यानी कि उसके बाद जो इतने बेचारे एक्टर काम कर रहे हैं, आपको किसी का अंदाजा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ बहुत कम का। ਸਿਆਸਤ ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਕੋ ਸਲਾਮੀ ਦੋ। उमैर, आपके फेवरेट को एक्टर कौन है? मेरे जो एक्टर्स हैं क्रॉस बॉर्डर शाहरुख खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब, और मेरे बचपन से ही फेवरेट हैं। और पाकिस्तान में फवाद खान साहब। फवाद खान साहब, शाहरुख खान साहब, ठीक है। आपका वोट किधर गया था हमें पता चल गया। और इसके अलावा कोई आपको लेडीज के अंदर भी कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? इस टाइम जो सर शादी होनी है, इस टाइम ऐसा सवाल अच्छी बात नहीं है। मतलब आप भी भैया एक्टिंग का काम करते हैं, तो कोई और एक्ट्रेस अगर आपको किसी का काम पसंद है तो उसमें क्या है, शादी से क्या ताल्लुक है? नहीं, आप थोड़े मामलात को समझे वासिफ भाई। यार क्या कोई तो होंगी। इस सवाल को स्किप कर दे वासिफ भाई, मेरी आप शादी के बारे में सोचे सर। पहला दूल्हा आपकी शादी के बारे में मैं क्यों सोचूं? आप बुशरा अंसारी साहिबा और उज़मा गिलानी कुछ भी कह सकते हैं, इसका आपकी शादी से कोई बुशरा ताल्लुक अंसारी नहीं। साहिबा ठीक है, मैं वो कह बुशरा अंसारी साहिबा ठीक, बचत हो जाएगी शायद इसकी। कह रहे बुशरा अंसारी साहिबा और उज़मा गिलानी साहिबा पे भी बचत होगी अभी। अच्छा। मैंने उससे नीचे तो आप आ ही नहीं सकते कहीं पे। बस यहाँ तक ही लिमिट है। आपको पता है मायरा खान, महविश हयात, सबा कमर, ये आपकी फील्ड में होती हैं। जी 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 बिल्कुल। कभी देखा है आपने? देख देखा है कि नहीं? गुजरते हुए देख लिया मूवीज में, वैसे इनका बहुत एक्सीडेंट बुरा मुझे बताइए, जो आपने ड्रामे वगैरह किए, काबली पुलाव, इसमें आपका कोई खवातीन के साथ सीन था कि कोई सिर्फ बंदों के साथ एक्टिंग नहीं करते थे? खवातीन के साथ सीन था। थोड़ा आप एक कैसे करते थे? काम की हद तक कर सकते हैं, लेकिन जज्बात का इजहार करना तो मुश्किल है। मैंने भी आपको यहाँ किस खाते में बुलाया हुआ है, काम की हद तक ही है, तो मैं तो उस तरह पूछ रहा हूँ। मुझे बताए, आप कोई देखते हैं दूसरों का काम शाम? जी 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 बिल्कुल, मैं शौक से। शाहरुख खान की फिल्मों में लड़कियां भी होती हैं, तो आप क्या आता है, सीन फॉरवर्ड कर देते हैं जब वो आती है? सिर्फ शाहरुख खान वाले सीन अलाउड है? नहीं, मेरी फेवरेट एक्टर्स अब वासिफ भाई आपने इस तरह मुझे सीली देवी कहते हैं वो नहीं है बहुत। देखो बेचारी आपको कितना सेफ रूट दे रही है, कोई तो नाम ले लो यार। आपने बहुत मेहरबानी, इन्होंने मेरी मदद की। मेरी फेवरेट एक्टर सीरी देवी साहिबा है। यार देखो जरा यार, ये तो कमाल ही हो गया है। बड़ी गल है जी, बड़ी गल शाहरुख है। खान के इतने फेमस डायलॉग्स एक मिनट रुकिएगा रीच, आप घबरा तो नहीं रहे इस पर? नहीं कि वो सवाल पूछ रही है? नहीं, थोड़ा फासला है, कोई नहीं। तो एक अजीब सा एंगल निकला है उमैर का। शाहरुख खान की मूवीज के बहुत से फेमस डायलॉग हैं, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, और अगर उनके अंदाज में कहते हैं? जी, उनका फेवरेट मेरा उनका है कि
प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मेरी मोहब्बत नहीं हो सकती। प्यार दोस्ती है, और अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती दोस्त नहीं हो तो सकती, मेरी मोहब्बत नहीं हो सकती। और ये किस फिल्म में था? कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है। मैं, और ये उन्होंने किनको कहा था? उनका नाम नहीं लेना। काजल को। ਐ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ कहना बहुत कुछ होता है। خلي السلام عليكم يا चौधरी, वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ आई एम फाइन, اجلس. आई एम नॉट गेटिंग अप। मैं कहना कुछ भी हो जाए यकीन करो चेहरे पे कोई खुशी आनी ही नहीं है। इतने काम किए इसके बावजूद नाराज हो। मेरी सस हो तुसी, क्या हुआ? फिर नाराज ही। वाई? هذا كان حدث في باكستان. اي حدث واحد. कहते जी जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ तुमने कोई एक भी काम मेरा किया है? हजारों किए हैं लेकिन आप मानते नहीं, तो क्या करूँ मैं? لا चौधरी, لم تأخذوا هذا الجمعيات الجديد تحقيق أي في من القسم. कह रहे जी ये जो हलफ बर्दारियां हुई हैं किसी एक जगह पे भी मुझ तुम्हें एज ए चीफ गेस्ट लेके गए हो? चीफ गेस्ट ही? أيوة. अरे भाई, जगह जाने से क्या आपको फायदा होता? أنت ما في معلوم أنا أروح فيه عندما يتم توجيه الكاميرا يعرف الناس من خلفهم. ओए बात बहुत बड़ी है सर। है ना? कह रहे हैं कि भाई अगर मैं हालत बर्दारी में बैठा होता और मुझ पे कैमरे लगते, भाई एक अरब का बंदा बैठा हुआ है, तो लोगों को पता चलता भी इनके पीछे कोई मजबूत ताकत है। ओ, नहीं तो क्या उससे क्या फर्क पड़ता, फिर लोगों पे क्या असर होता? في أصل كثير. हाँ कहना जी बड़ा फर्क पैदा लोगों क्या? को। तो फिर अब मैं नहीं लेके गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा अब? ما في مشكلة، لا مشكلة. سوف يمر الشهر مارسا. ओए कहता मेरे फिर एडा इस सोफा बात ही का नहीं जवाब होते। कहना मैं मार्च के बाद दूंगा। मार्च के तो बाद? मार्च के बाद क्या होगा? आन कहते मेरा कॉल लेना. फिर ऐसे भी कमांगे इनविटेशन दिखता. नहीं वाकई सही बात है भाई। इन्होंने कोई इनविटेशन नहीं दिया था सर। इनविटेशन दिया हो तो पूरे बंदा प्रोटोकॉल के साथ जा सकता है ना सर। हाँ। इस शर्मिंदगी से मैं नहीं लेके गया था, लेकिन देखो ना कैसा गुस्सा निकाला है। कोई बात नहीं, हुकूमत इस दफा बड़ी मजबूत बन रही है, كيف؟ ये कहते रहना है। قال لي من يجي اليوم؟ कहना भी आज क्या हो रहा है आपके प्रोग्राम We've got a Noon League MP sitting with us. هذا في حكومة؟ Yeah, Noon League. चलिए फिर आ गए. हलफ बर्दारी ते हलफ बर्दारी है ना? अल्लाह दे बंदे इन्नी हलफ बर्दारी मैनू लगे हलफ बर्दारी दा सीजन शुरू हो गया। अच्छा, यार पंजाब दी हलफ बर्दारी, सिंध दी हलफ बर्दारी, बलोचिस्तान दी हलफ बर्दारी, वफाक दी हलफ बर्दारी कराई है। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਜਿਸਮ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ। हाय हाय हाय, मैं भी एक तरह का इंसान हाँ। बिल्कुल। अखीर तंग आ गया, अच्छा, जाके मोबाइल वहीं करके बंद कीता है। हाँ। सिम कड्ढी है विचों, ओके, सिम अलग बिस्तरे वाली पेटी च रखी है, ठीक है। ते मोबाइल अलग रखे, मैं क्या आपस में ना कनेक्ट हो जाए। ठीक है। जी सर, वाह वाह वाह, मैं क्या मैं नहीं को फोन सुनना आज ओके। पीटीसीएल ते कॉल आ गई, ना करें। मैंने कहते ने पछाणे हाँ, ओ मैं क्या सीएल ही नहीं है, ओहो, ते अपना कोई हिंट्स दियो। ओके। अगू आवाज आई है हिस्टोरिकल सीएम पंजाब, ओ, उस्मान बुसार साहब। आई नो। ओ मैं क्या सर जी पीटीसीएल ते कट मारी जे कॉल, हाँ। हुक्म करो की ये कहते ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल, ओके। बिकॉज आई एम वेरी परेशान। ओए होए, मैं क्या हूं एडी छेती में उठा तो किवें जावां। हाँ। अखीर कढ़िया हेलीकॉप्टर, ठीक है। 50 रुपए लीटर पेट्रोल वाला, अच्छा, लत्तां सब बिराज दे उत्ते लत्तां जाके, ओके। ते अगे तां सब बिराज दे उत्ते बैठे, बुजदार साहब, हाँ बिराज दे उत्ते बैठे लत्तां लटका के, ओके। ते फिशिंग रॉड लाया होया है, ओए होए होए, मछियां फाड़ रहे सन। ओए होए, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀਓ ਪਿਆਰੀਓ मछलियों, हाँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, हाँ। मैं अब पीटीआई में नहीं हूँ, फंस जाओ। और मेरा अब्रप्ट हादसा निकले ते डर गए ने। अच्छा, मैंने कहते नहीं निर्गोली तू किधर फिर रहे हैं? मैं कहा सर जी तुसी बुलाया है? हाँ। मैंने कहते नहीं हाँ मैंने याद आ गया
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦੇਣ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਸੁੱਟ ਗਏ ਹੋ? कहते ने मेरा जरूरी सामान पड़ा है पंजाब असेंबली में, पंजाब असेंबली में वो लौटा दो। यार क्या खूबसूरत जुमला बोले ने। कहते ने बड़ा अहम सामान हैगा मेरा सीएम हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਮੋਟੀਕੌਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ सीएम हाउस आया आके मैं पूछा मैं क्या मरियम बीबी कितने ने? कहते ने वो तो सरप्राइज विजिट पे गए हुए हैं। ठीक है मैं क्या मौका अच्छा है पिछू दी गया यही करता जा रहा सा ना। दरअसल मैं सोच रहा सा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਾਈਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਬ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਈਫਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇ ओरिजिनल। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਾਜ਼ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ। क्या ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੰਗੀ ਸੁਰਮਾ ਤੇ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਪਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਖਵਾਤੀਨ ਡਾਈਜੈਸਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਘੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ, 2 ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਬਗੈਰ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸਿਰਪ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੀਆਂ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ। अपना सलमा बाजी यस मैं कहना सर मैं इन्होंने बोल नहीं सकता। अच्छा सर मेरे यूनिवर्सिटी फैलो है ना हाँ यूएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵਿਰਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਯੈਲੋ ਕੈਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। अच्छा ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਾਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। अच्छा ਸਰ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਆਪੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं दस सकता ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਗੁਰੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-3 ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨੇ यस ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫੀ आप मुझे आपके साथ लेने ਉਹ ਮਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆ ਕਾਇਆ ਧੂਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ। वेलकम बैक टू गपशप जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइज़ अली है। मेरा सलमा भट्ट साहिबा से क्वेश्चन है कि मैम ये जो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे पार्लियामेंट में हैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें लहरा रहे हैं, इससे अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं? और जो एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगे हुए हैं ये एक अवाम के मसाइल हल करेंगे या लेग पुलिंग में ही लगे रहेंगे? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੂਡੋ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੈਸਾ ਵੇਖੋ। एक चीज़ होती है हुकूमत की कारकर्दगी और एक चीज़ होती है पॉलिटिकल पार्टी का। अब जो एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जब वो हुकूमत में आती है वो अपना रोल एक और आ जाता है उसका कि वो हुकूमत में आ जाती है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी होती है। तो अगर वो एट टाइम्स वो अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को, आप सब अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो हमने पाकिस्तान को नवाज दिया। हमने ये सॉलिडेरिटी शो की नवाज शरीफ के। आप अगर पिक्चर्स बात करें कि हमने असम्बली में उठाई तो बिल्कुल उठाई और हमने बड़े फ़ख्र से उठाई। और दूसरी बात है कि इसमें हमने कभी किसी को और को भी मना नहीं किया कि वो अगर कोई अपने लीडर की कोई पिक्चर लेकर आता है या वो उसको दिखाना चाहता है तो इसमें कोई मुमानत या कबाहत नहीं है। लेकिन जहाँ पे अकाउंट होल्ड करना चाहिए आपको वो करना चाहिए हमारे हुकूमती जो हमारे काम है, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। हम आपसे जो वादे कर रहे हैं, जो बातें हमने मंशूर में की हैं, जो बातें आगे हम बजट आ रहा है जून में, हम जो बजट में वादे करेंगे कि जी हम अगले 1 साल में ये काम करके देंगे, आपको हमें उस पर अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। आपको उसको फॉलो करना चाहिए कि इस हुकूमत ने वो काम किए कि नहीं किए, जो दावे किए थे पूरे किए कि नहीं किए। हम क्या करते हैं, हम किसी को जब तनकीद का निशाना बनाना है तो हम कह रहे हैं कि आपने वो फलानी जगह पे ये बात कही थी। आप देखिए कभी भी हम माजी में हुकूमतें जो करके आते हैं, जब हम कहते हैं ना कारकर्दगी पे आओ, हमें सब कहते हैं ना जी ना छोड़ो, तुसी उन्हें दसना शुरू कर दो कि असां सड़कां बनाईयां, असां पुल बनाए, असां बिजली बनाई, असां दहशतगर्दी मुकाई। भाई बनाई, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हस्पताल बनाए, भाई इस मुल्क को बनाए, इस मुल्क वास्ते बनाए। अच्छा उसके अगेंस्ट कारकर्दगी की बात ना करो। हमने जब 4 साल
जब भी ये पीटीआई की हुकूमत गई, किसी ने पूछा कारकर्दगी क्या करके आए हो? किसी ने पूछा परफॉर्मेंस क्या थी? किसी ने पूछा 10 साल केपी में जो हुकूमत करके आए हो 350 डैम किधर है? वो आज तक बीआरटी जो है वो चली क्यों नहीं है? वहाँ पे कोई स्कूल नया नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना। किसी ने कभी पूछा कि डिलीवरी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है? पाकिस्तान के सूबे में जो अच्छा, मैं देख रही थी इनका एक इमरान खान साहब का क्लिप, उसमें वो जब खुद ऑपोजिशन में थे ना, वो बार बार चीख के लोगों को बता रहे थे कैलकुलेशन कर करके कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है 1 रुपया या 2 रुपया तो बड़े बड़े देखें हमारे मुल्क के कर्जे इतने हज़ार अरब बढ़ जाते हैं। जब वो खुद हुकूमत में थे ना, तो वो लोगों को कह रहे हैं डॉलर की कीमत बढ़ रही है, बढ़नी थी, आपने घबराना नहीं। मतलब देखें, अब ये आप कंपैरिजन उनका उनके साथ ही करें, हमारे साथ मत करें, तो भी आपको इतनी डिस्पैरिटी नजर आएगी, इतनी चीजें। अच्छा, जब वो निकले 3.5 साल बाद, किसी बंदे ने आज तक परफॉर्मेंस का सवाल किया कि परफॉर्मेंस क्या रही है इस मुल्क के अंदर? वैसे मुझे एक बात बताएं, मुझे बात बताएं, वैसे आप खुद बात कर रही हैं तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, व्हाई इज इट कि लोग आप लोगों से परफॉर्मेंस का सवाल करते हैं, इमरान खान साहब के पीटीआई के दौर के नहीं करते। ये मैं आपको पता है, ये सवाल मैं उठाती हूँ लोगों से। ऐसा क्यों है वैसे आपके ख्याल में? अच्छा वासे भाई, मैं ये जाती तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ 1 या 2 जगह का। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे याद दिला दिया। ये बात मैं अक्सर मेंशन करती हूँ। लाहौर में और पंजाब में बहुत सारे तालीमी इदारों में गई पिछले 1 साल में, शायद 100 से ज़्यादा तालीमी इदारा मैंने विजिट किया। मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, यंग लोगों से, यूथ से। साड़ी शक्ल बेंदे ना मुस्लिम लीग नून के बंदे भी कहते हैं स्कॉलरशिप कितने भाई, वो कहते हैं सानू स्कॉलरशिप दो, हमारे वो हमें सफ़र का मसला है, बच्चियों की स्कूटियाँ लेकर आओ, हमें जो है ना वो तालीमी वज़ाइफ भी दो, फीसें कम करो, हमें लैपटॉप दो। बच्चों ने मुझे इतना पीछा, अभी भी मैं आज सुबह देख रही थी मेरे फ़ोन पे सबसे ज़्यादा मैसेजेस बच्चियों के होते हैं, लैपटॉप लैपटॉप। अच्छा, हमारी शक्ल देखते उनको लैपटॉप भी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप्स भी चाहिए, उनको वज़ाइफ भी चाहिए। अच्छा, उधर से दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम सानू की ज़ादी मिल रही है, और कितने की क्या है आपको क्या? अच्छा, उनकी शक्ल देख के कहते हैं खौफ के भूत तोड़ दो। अच्छा, अच्छी बात है, आप देखें इतनी कंफ्यूजन सोसाइटी के अंदर माइंडसेट में क्रिएट बड़ा फनी है ना, अगले बंदे की आप शक्ल देख के आप नहीं मांग रहे, आप लोगों से क्यों हाँ, आप पढ़े लिखे लगते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात क्या, अभी हमारी हुकूमत अभी मतलब शुरू क्या कह सकते हैं, आप यकीन करें, मैं यंग लोगों से खुद इंटरेक्ट करती हूँ, मैं उनके एक मैसेज का रात के 2 बजे भी जवाब देती हूँ, चाहे 3 सुबह के 6 बजे हो तब भी जवाब देती हूँ। मैं उनको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। लेकिन यकीन करें आप, जो मैं सबसे ज़्यादा ताने सुन रही हूँ कि मैडम लैपटॉप कब देने हैं आपने, मैडम स्कॉलरशिप कब आएगा। मुझे कहती हूँ हुकूमत बनने दें, हम अभी जब हम प्रोग्राम अनाउंस करेंगे, हम उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, बच्चे तरीके से वाकई कहते हैं मैडम आपने कहा था हमारी हुकूमत आएगी तो फिर हम देंगे, हुकूमत तो परसों की आ गई हुई है। हमारे ये बात है। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है जी। मेरा सवाल मोहतरमा सलमा भट्ट साहबा से है। जी जी। आपकी नज़र में कौन से ऐसे 3 मसाइल हैं जिनको हल करने से पाकिस्तान तरक्की की राह हमवार हो सके? मैडम के मुताबिक अगर आप सोचें तो उनका नाम है शेर अफजल मरबत, गोहर खान और इमरान खान। नहीं आप बताइए तो वैसे ही क्या। एक इकोनॉमी, दूसरी चीज जो है हमारे मुल्क में हमें बहुत ज्यादा करने की वो ये कि खवातीन को हमें वो हक और वो बराबर की शहरियत देनी, और वुमेन राइट्स जो है उनको एक्नॉलेज करना होगा। इसके बगैर चारा नहीं है, क्योंकि वो हमारी मईशत का और हमारे मुल्क का हिस्सा है, इसको रिकग्नाइज करना होगा। हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल को आगे लेकर जाना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरी और बहुत अहम चीज़ है, हमारे मुल्क में जमहूरियत का मजबूत होना, पार्लियामेंट का मजबूत होना, असम्बलियों का मजबूत होना, सियासी जद्दोजहद, सियासी अमल और पार्लियामेंट। इसके अलावा पाकिस्तान के आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। जी, मेरी गुजारिश है वैसे तमाम सियासतदानों से, देखें ये बड़े दुख की बात है कि 1-1.5 साल के अरसे में पाकिस्तान से 10 लाख नौजवान बाहर गए। आपको पता है नौजवान आपके मुल्क का सरमाया होते हैं। मुल्क की इकॉनमी इतनी तबाह हो गई है कि उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। आपको पता है परदेसी देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, तो कितना दिल पे पत्थर रख के आपको जाना पड़ता है। सियासतदानों से मेरी मतलब यही अपील है, आपको इक़्तिदार मिल जाते हैं। आप लोग जो 5 साल पहले अपोजिशन में थे, 10 साल पहले अपोजिशन में थे, इक़्तिदार मिल गया आपको। कोई किसी को क्या मिल गया, किसी को क्या मिल गया। लेकिन जो 10-15 साल पहले जो एक नौजवान अपनी सोसाइटी के अपोजिशन में था, माशी अपोजिशन में था, वो बेचारा किधर है? उसका इक़्तिदार कब आएगा? वो तो जब से हमारा मुल्क बना है, आप बातें करते हैं, बहुत सारे दावे करते हैं, एंड पे आपने क्या आप करते हैं? क्या आप फिज़िकली आप एक मुल्क के लिए क्या काम करते हैं? वो नौजवान तो वैसे पिस रहे हैं। आप देख लें, मेरे सारे बेचारे वो दोस्त छोड़कर चले गए मजबूरी के तहत। अपना वतन कौन छोड़ते? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? सही है कि वो क्यों छोड़े। लेकिन बाजी मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ,
ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇं? नहीं दिल कहते नहीं, क्योंकि हमने चुप के कंध में मारने वाले रवैये नहीं हमें यहाँ पे पहुँचाया कि आज हम ये जो बात करें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और मैं बड़ी अफसोसनाक बात है कि मैं एग्जैक्टली 10 लाख तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने भी लाख लोग 1 लाख बीत गए हैं तो वो अफसोस की बात है। अगर वो इस चीज़ से बददिल होकर गए हैं कि हमें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा है, तो ये 10 लोग भी जाएं तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और बात यह है कि यहाँ से नौजवान बिल्कुल ब्रेन ड्रेन होता है। यहाँ से मैं एक दिन बैठी हुई थी, वो MS सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाती भी हूँ, खातून थी, एक डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर थी, पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरी जो सबसे क्रीम लॉट होती है डॉक्टर बच्चों की, उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमारा यहाँ इंग्लैंड वाला टेस्ट पास हो जाए या USMLI हो जाए, पास हो जाए और हम अमेरिका या इंग्लैंड चले जाएँ। उसके बाद जो बच्चे वहाँ नहीं जा पाते वो मजबूरन पाकिस्तान में डॉक्टर रहना चाहते हैं, वरना सबकी कोशिश होती है कि हम निकल जाएं। तो बेसिकली ये अफसोसनाक चीज़ें एग्जैक्टली मेरा जो पहले बात करी थी ये वही बात है कि देखें, हमें जो सियासत करनी है ना, हम अपनी सियासत का रुख मोड़ने की ज़रूरत है। हमें इन चीज़ों के ऊपर सियासत करें कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो कैसे हमने रोकना है। हमारे यहाँ जो ट्रस्ट डेफिसिट है आम शहरी का अपने मुल्क के ऊपर, जो इत्मीनाद की कमी है, जो फुकदान है अपनी रियासत के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर, उसको कैसे निमटना है। और हमें ये सब करने के लिए इसको हमें स्टेबिलिटी चाहिए। हम बतौर हुकूमत अपने शहरियों की ज़िंदगी में कोई रिलीफ लाने में कामयाब हो जाएं, कोई अच्छा कदम उठाने में कामयाब हो जाएं, तो ये शहरियों का हक है और हमारा फ़र्ज़ है, ये कोई एहसान नहीं है। ये बात पता होनी चाहिए शहरियों को, सबको पता होता है। बाजी अगर ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। नहीं मैं तो नहीं करांगी जी भाई आप प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल है, लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल उमैर साहब से है कि इस टाइम पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है आप इसको किस तरह से देखते हैं? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ? जी आपका जो सवाल है, देखिए मैंने मेजर किया था पॉलिटिकल साइंस में। देखिए जहाँ ऐसे हालात हों कि मुझे लगता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जिसकी मेजॉरिटी आए उसको हुकूमत में आने दें, और 5 साल आप इस तरह से कानून बनाएं कि 5 साल एक तरह से बैन हो कि जो एक वज़ीर आज़म बन गया वो 5 साल पूरे करेगा। देखिए जब इतनी स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन में आके वो सारे असूल तोड़ देते हैं। जैसे ये बात कर रहे थे कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो 5 साल पूरे करने देते, आप इलेक्शंस में आते, आप अपनी अवामी मकबूलियत के थ्रू आते। अभी आपने देखे किस तरह हालात से मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सके, उसकी क्या वजह? उसकी वजह यही है, आपने वही रास्ता अख्तियार किया जिसके आप ख़िलाफ़ थे। आपने वोट को इज़्ज़त दो के नारे को क्रश कर दिया। आप 2024 का इलेक्शन इस बेस पे आए नहीं, आप एक ऐसे दरवाजे से आए हैं जिसकी वजह से अवामी मैंडेट आपका डिस्टर्ब हुआ है, आपको चैलेंजेस का सामना करना। लेकिन जो खान साहब गए ना बाजी बहुत खुश सन, मुंह च पेट्रोल पा के अग ला रहे। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है। मेरा सवाल उमैर भाई आपसे है कि अक्सर मॉडल्स जो होते हैं वो फैशन की दुनिया में आके बहुत से ड्रामों में हिस्सा लेते हैं, तो आपने अभी तक सिर्फ एक ड्रामे में हिस्सा क्यों लिया? उन्होंने डर तो साहब नहीं ला रहे। ये इसकी वजह ये है कि पहले मेरा फोकस मॉडलिंग पे था। तो आपको जैसे पता है ड्रामा इंडस्ट्री कराची बेस्ड है, तो यहाँ से मूव करने के लिए अभी वो मैंने थोड़ा माइंड बनाना था। इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे बाकी ड्रामा इंशाल्लाह। उमैर आप अपनी फैमिली ट्रेडिशन और मॉडर्न इंडस्ट्री के प्रेशर को कैसे बैलेंस रखते हो? जी असल में मेरा ताल्लुक राजनपुर से, छोटा सा शहर है कोट मिठन, उसकी पहचान भी ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह। तो वो जो कल्चरल बहुत फ़र्क है उसमें, सराइकी स्पीकिंग, बलोची, तो इस तरह से उन लोगों की मोहब्बत है, तो बेसिकली कल्चर आपको बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं हमेशा फ़ैशन वो करता हूँ और मैं लोगों को भी, बाकियों को भी कहता हूँ कि वो फ़ैशन करें जिसकी वजह से आपके वालिदैन को आपको किसी के सामने इंट्रोड्यूस करने में झिझक ना हो। क्या बात। तो मैं अपना काम भी, अपना फ़ैशन भी उस लिमिट में करता हूँ ताकि अगर मैं अपने इलाके में जाऊँ तो मुझे लोग इस तरह क्वेश्चन ना करें, तनकीद ना करें, मेरी फैमिली पे मेरी वजह से कोई बात ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मेरा क्वेश्चन है मिस सलमा भट्ट से। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन पॉलिटिशियंस हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? ख़वातीन पॉलिटिशियन को जी बिल्कुल चैलेंजिंग जॉब है। जॉब नहीं, मतलब ये काम जो है सियासत इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग, और ये 24/7 का काम है अगर आप काम करने पे यकीन रखते हैं तो। और उसमें ज़ाहिर बात है बहुत सी पर्सनल लाइफ जो है ख़वातीन की ज़्यादा सफ़र होती है। जो मर्द हैं पॉलिटिक्स में उनकी भी होती है, डेफिनेटली उनकी भी सारी उसी तरह से लाइफ होती है जैसी ख़वातीन की होती है। और लेकिन मैं बतौर ख़ातून और पॉलिटिक्स से वाबस्ता होने के नाते ये समझती हूँ कि मैंने वैसे ऑनेस्टली अल्हम्दुलिल्लाह
کبھی بھی خاتون ہونے کی وجہ سے کوئی فیورز نہیں لیں, اور کبھی بھی یہ کوئی کمزوری یا کوئی محرومی بتا کر کہ میں خاتون ہوں تو مجھے جلدی جانا ہے, میں وہاں نہیں آ سکتی, میں سفر نہیں کر سکتی, رات لیٹ ہو گیا ہے, اس طرح کی ویسے میں ریبیٹس نہیں لیتی. میرا خیال ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں اور جب ہم پروفیشنل لائف میں ہیں تو پھر ہمیں اپنے سوچ میں, رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. لیکن میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کام کرنے والی خواتین کے لیے, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ کسی اور شعبے سے وابستہ ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے, گنجائش لانے کی ضرورت ہے. جب ہم خواتین کو برابر کے رول میں دیکھنا چاہتے ہیں تو خواتین کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ ایسے حقیقی مسائل ہیں جن کا ہمیں سدباب کرنے کی ضرورت ہے. جیسے چھوٹے بچے ہیں تو ہمیں ڈے کیئر سینٹرز چاہیے. جیسے اگر وہ ان کی ظاہر بات ہے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے خواتین نے, جیسے مردوں نے گھر میں پیسہ کما کے دینا ہوتا ہے, معاشی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے. اور جنرلی اسپیکنگ میں بات کریں جو رولز اب تک کے ڈیفائن ہوئے ہیں, اور خواتین کو بہرحال کہیں نہ کہیں سسرال دیکھنا ہوتا ہے, میکا دیکھنا ہوتا ہے, شادی بیاہ دیکھنا ہوتا ہے, بچوں کی چیزیں, اسکول, بچوں کی ہیلتھ, بچوں کی نگہداشت, کھانا پینا, وہ سب وہ خاتون کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے خواتین کے لیے جیسے میٹرنیٹی لیو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے اب تو آ رہا ہے کہ پیٹرنٹی لیو بھی ہونی چاہیے. پھر دوسرا ہراسمنٹ بہت بڑا ایشو ہے, اور پھر خاتون ہونے کی وجہ سے اٹ از ویری ویری ایزی کہ آپ کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کر دیں, کسی کے بھی کردار کشی کر دیں اور کچھ نہیں ملتا. تو کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ویریفائی نہیں کرتا. یہاں بیٹھے ہوئے میں اپنے بھائیوں بہنوں سب کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے ایک رول آپ پلے کر دیں کام کرنے والی خواتین کے لیے, چاہے وہ سیاست میں چاہے کوئی اور ہے, کہ آپ کو کوئی بھی کہے کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے, اس کے آپ کو نہیں پتا یہ کس طریقے سے یہاں پہنچی, تو اسے کہ مجھے ثبوت دو. آپ اس کو ریورٹ کریں, آپ لوگوں کو اس بات پہ شٹ ڈاؤن کریں, لوگوں کو روکیں. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ سب لوگ اگر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کام کرنے والی عورتیں. سب سے بڑا چیلنج ہے کردار کشی, سب سے بڑا چیلنج ہے کہ عورت کو یہ سوچ کے کہنا کہ عورت نے کی کرنا ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اب عورت وزیر اعلیٰ بھی ہے, اب عورتیں پولیس میں آپ دیکھ لیں, آپ شہربانوں کی مثال دیکھ لیں, آپ انوج کی, آپ بہت ساری مثالیں میں دے سکتی ہوں. آپ عورت کو کسی بھی رول میں جہاں عورت کمپٹیشن میں آئی ہے, سیاست میں آئی ہے. بھائی میں خود الیکشن میں کیمپین کرتی رہی ہوں, صبح 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کیمپینیں کی ہیں. صبح سحری میں بھی گئے ہیں جہاں جانے کی ضرورت ہوتی ہے. میں خود گاڑی چلا کر اسلام آباد جاتی ہوں, میں بہاولپور خود ڈرائیو کر کے جاتی ہوں. یہ میرے کام کی ضرورت ہے اور میں کرتی ہوں, اور مجھے اس پہ بڑا پراؤڈ ہے. میں کوئی یہ داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہی, میں ویسے بتا رہی ہوں کہ خواتین یہ سب کچھ کر سکتی ہیں, اور یہ سب کچھ کرنا کچھ غلط نہیں ہے. اور ایسی کرنے والی خواتین بھی اتنی ہی محترم, مقدم اور شریف ہوتی ہیں جتنی کوئی بھی اور مرد اور خاتون ہے. آپ یہ رویہ, یہ سوچ, عورت کی کریکٹر اسیسینیشن چھوڑ دیں بس, جو باہر عورت کام کرے. السلام علیکم, میرا نام ماہنور ہے. میرا سوال بھی مس سلمہ سے ہی ہے. پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے آپ کی پارٹی کا کیا لائے عمل ہے؟ جب معیشت ڈوب جاتی ہے اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمتیں واپس نہیں آتی. ہمیں اپنی معیشت کی استدعا, کیپیسٹی بڑھانی پڑتی ہے. لوگوں کی جو گروتھ ہے, اکنامک گروتھ بڑھانی پڑتی ہے. لوگوں کو کاروبار کرا کر اس قابل بنانا پڑتا ہے کہ وہ جو 50 روپے کی چیز 200 کی ہوگی ہے وہ اس کو خریدنے کے قابل ہو جائیں. یہ ایک میٹیگیشن اسٹریٹجی ہے پوری دنیا میں معیشت کی. انشاءاللہ ہم بھی یہی کریں گے. آسان لفظوں کے اندر مہنگائی کم نہیں ہونی, اب انہوں نے آپ لوگوں کو امیر کرنا ہے. سلمہ جی, thank you so much for being on the show. میرا آپ کو بہت بہت شکریہ, and best of luck to both of you, and thank you so much everyone. بہت شکریہ.